नमस्कार, मैं हूँ मिली त्रिवेदी और हम इंजीनियरिंग का भी एक सब्जेक्ट ले रहे हैं हमारे ही वीडियो में, और जिसका नाम है फ्लाईव्हील एंड पंचिंग प्रेस। मतलब कि पंचिंग प्रेस में फ्लाईव्हील का उपयोग कैसे किया जाता है या फिर उसका रीज़न क्या है कि हम पंचिंग प्रेस में फ्लाईव्हील यूज़ करते हैं। तो चलो हम देखते हैं किस तरह से इसकी इक्वेशंस आती है। बच्चों, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये जो थ्योरी आज हम पढ़ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी सारे पेपर्स में आती है। थ्योरी भी लिखना ज़रूरी होता है और इसकी इक्वेशन से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसकी एप्लीकेशन ध्यान में रखना। एज अ मैकेनिकल इंजीनियर मैं ये जानती हूँ कि पंचिंग प्रेस कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हम किस तरह से उसका यूज़ कर सकते हैं। इसी वजह से अगर पंचिंग प्रेस इम्पॉर्टेंट है तो उसकी जो पावर सप्लाई है उसको कांस्टेंट रखना भी ज़रूरी है। इस वजह से फ्लाईव्हील का यूज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आगे के वीडियो में तुम लोगों को समझ आ ही गया होगा कि हम फ्लाईव्हील किस लिए यूज़ करते हैं। तो फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी को स्टेबलाइज करने के लिए फ्लाईव्हील का यूज़ होता है। जहाँ पे भी एनर्जी फ्लक्चुएशन होगा वहाँ फ्लाईव्हील यूज़ होगा। चलो अब हम देखते हैं फ्लाईव्हील इन पंचिंग प्रेस। तो यहाँ पर चलिए मैं पेन यूज़ कर लेती हूँ। अब यहाँ पर जो तुम लोगों को डायग्राम दिख रहा है, ये वाला डायग्राम, ये डायग्राम है पंचिंग प्रेस में किस तरह से फ्लाईव्हील अटैच होता है उसका। यहाँ पे तुम देख सकते हो ये फ्लाईव्हील है, यहाँ पर मोटर रखी हुई है, ये जो है ये क्रैंकशाफ्ट है। अब यहाँ पर ये जो पोजीशन दिख रही है तुम लोगों को, अगर मैं यहाँ पे ये लाइन से बताऊंगी तो ये जो है ये है क्रैंक। ओके, अब यहाँ पर जो ये एल लेंथ है ये है कनेक्टिंग रॉड। अब एक और चीज है, कनेक्टिंग रॉड के साथ ये पंच, यहाँ पे जो हैचेस दिख रही है ये है पंच, पंच को अटैच किया गया है। नीचे जो है ये वाला पार्ट, इस पार्ट में रखी है प्लेट। ओके, अब जनरली फ्लाईव्हील कब कहाँ यूज होता है, हमने किस में पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि फ्लाईव्हील वहां पे यूज होता है जहां पर फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड है। मतलब इंजन का जो भी फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड है उसे उसका जो भी लोड है क्रैंकशाफ्ट पर लगता है उसे वो कांस्टेंट कर देता है। मतलब इनपुट टॉर्क अगर वेरी होता है जो भी साइकिल पर, उस लोड को ये कांस्टेंट करने का ट्राई करता है फ्लाईव्हील। अब सेम फंक्शन है, अगर टॉर्क कांस्टेंट मिलता है और लोड वेरी होगा तो भी होगा। मतलब ये कि लोड वेरी है तो टॉर्क को कांस्टेंट करेगा, अगर टॉर्क कांस्टेंट है तो लोड को वेरी करेगा। लोड वेरिएबल है, टॉर्क कांस्टेंट कर देगा। अब हम यहाँ पर पंचिंग प्रेस देखें तो पंचिंग प्रेस का यहाँ पर डायग्राम बताया गया है। अब पंच कैसे होगा सबसे पहले ये समझो। जहां जहां पर भी, फिर से ध्यान रखना, जहां पर भी टॉर्क वेरी होता है वहां का जो भी लोड है जो क्रैंकशाफ्ट पे लगता है वो कांस्टेंट लोड सप्लाई करेगा। सेकंड, दूसरा, जहां पर टॉर्क कांस्टेंट है वहां पर लोड जो भी वेरिंग है उस वेरिंग लोड को ये बैलेंस करेगा। तो सिंपल सी बात है। अब हम लोगों को पता है, हमने हाउस होल्ड पंच तो देखे होंगे, और अगर तुम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो तो भी तुम लोगों को पंचिंग प्रेस के बारे में पता होगा। पंच करता है सिंपल मेटल शीट। तो हम यहाँ पर अगर ये वाला पोर्शन देखते हैं तो ये है मेटल शीट, यहाँ पर एट सम डिस्टेंस हमारा पंच है। ओके, ये है पंच। अब ये जो भी पंच है इसका सो एंड सो डायामीटर होगा, ये जो प्लेट है उसकी थिकनेस टी होगी, हम कंसिडर कर लेते हैं डायामीटर टी होगा क्या। तो ये जैसे ही पंच इसके कांटेक्ट में आएगा तब एंगल होगा, हम ध्यान में रखेंगे θ1। फिर क्या होगा, लोड अप्लाई होगा, लोड की एप्लीकेशन से ये पेनिट्रेट होकर डाउनवर्ड साइड चला जाएगा। अब डाउनवर्ड साइड यहाँ पर खड्डा दिया होगा जिस वजह से जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल यहाँ पर है वो निकल जाएगा नीचे, और ये जो पंच है वो प्लेट को पंच करके बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये है उसका सिंपल मैकेनिज्म। अब होगा क्या, चलो देखते हैं। सबसे पहले तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए तुम लोग, जैसे ही ये जो पंच है वो इस प्लेट के कांटेक्ट में आया, कांटेक्ट में आने की वजह से क्या होगा, तो रेजिस्टेंस लग जाएगा। रेजिस्टेंस लगने की वजह से क्या होगा, वो रुकेगा।
अब रुकना नहीं है पंचिंग प्रेस को, करना क्या है, थ्रू आउट इसके अंदर से पेनिट्रेट होके नीचे जाकर ये जो भी प्लेट है उसमें करना है खड्डा। तो होगा क्या, यहाँ पे रुकेगा, मतलब रुकने के बाद अगर हमें इसमें खड्डा करना है तो कौन सा फोर्स लगेगा, शेयर फोर्स, कट करके जाता है ना, मतलब शेयरिंग एक्शन लगेगा। अब शेयरिंग एक्शन की वजह से हमें लोड ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब तुम लोग यहाँ पर देखो इसकी पोजीशन, जब क्रैंक की पोजीशन यहाँ पर होगी तब एंगल क्या होगा, तो एंगल होगा θ1। जैसे ही उसे ये क्रॉस करके नीचे जाएगा तब एंगल क्या हो जाएगा, θ2। मतलब हमें कितने से कितने एंगल में ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो हमें जरूरत पड़ेगी θ2 से θ1 एंगल पर ज्यादा लोड की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा वजन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कब हमें ज्यादा वजन की जरूरत नहीं पड़ती है, तो हमें रिमेनिंग मतलब θ2 से, मतलब ये पंच हो गया, उसके बाद ये क्या होगा, कनेक्टिंग रॉड इस पंच को ऊपर खींचेगा, फिर वापस इस दूसरी बार जब होल करना होगा तब वापस इसकी पोजीशन में ले आएगा। इतना जो साइकिल घूमता है इतने साइकिल में, मतलब साइकिल है θ2 से θ1, ये जो साइकिल है θ2 एंगल से θ1 एंगल तक की जो साइकिल है वो फ्री घूमती है, इसमें ज्यादा लोड की जरूरत नहीं है। सिर्फ कब लोड की जरूरत है, इतने वाले हिस्से में, मतलब θ1 से θ2 वाला जो पोर्शन है बस उसी में हमें ज्यादा लोड की जरूरत है, क्योंकि उसी में पंचिंग प्रेस का ऑपरेशन होता है। तो हुआ क्या, अब यहाँ पर हमने मोटर अटैच की है, मोटर के साथ फ्लाईव्हील और फ्लाईव्हील के साथ क्रैंक अटैच। मोटर तो कंटिन्यू टॉर्क सप्लाई दे रही है, मतलब कंटिन्यू एक ही एनर्जी सप्लाई हो रहा है। फ्लाईव्हील भी सेम एनर्जी सप्लाई करना चाहिए क्रैंक तक, पर क्रैंक को कब ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, जब ये पंच कर रहा है तब, और कब ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है, रिमेनिंग जब खाली घूम रहा है तब। तो होगा क्या, फ्लाईव्हील जो है, या फिर मैं बताऊं क्रैंक ये θ2 से लगाकर θ1 तक की जो पोजीशन है ना उसमें स्पीड में घूमेगा, और जब θ1 से θ2 तक आएगा, मतलब जब ओरिजिनल पंचिंग ऑपरेशन हो रहा होगा तब इसकी स्पीड हो जाएगी कम। चलो आगे देखते हैं, अब यहाँ पर डायग्राम से समझते हैं। पंचिंग कब से कब तक हो रहा है, तो सिर्फ θ1 से θ2 तक हो रहा है, मतलब यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगी स्पीड। एनर्जी क्या चाहिए हमें यहाँ पर, ज्यादा, इसे हम कहेंगे रिक्वायर एनर्जी। सप्लाइड एनर्जी कितनी है, तो पूरी साइकिल के दरमियान जितनी एनर्जी सप्लाई है पूरी एनर्जी वो होगी सप्लाइड एनर्जी। चलो तो अब हम थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, सिर्फ इतना समझ लो, यहाँ जो पोजीशन है मतलब पंच हो जाने के बाद की पोजीशन से लगाकर वापस शीट के कांटेक्ट में आता है तब तक ये जो क्रैंक है वो स्पीड में घूमेगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। इस काइनेटिक एनर्जी को ये फ्लाईव्हील क्या कर लेता है, स्टोर। और जरूरत कहाँ पर है, जब ओरिजिनल पंचिंग ऑपरेशन हो रहा है तब ये जो ज्यादा एनर्जी स्टोर की है ना ये फ्लाईव्हील तब उसे देगा। अब यहाँ पर देखते हैं इक्वेशंस। अब एक्शन कौन सा हो रहा है, तो शेयरिंग एक्शन हो रहा है। तो अब देखते हैं शेयरिंग एक्शन में शेयर फोर्स की इक्वेशन क्या है, तो एरिया विच इज शेयर मल्टीप्लाई बाय अल्टीमेट शेयर स्ट्रेस। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू एरिया इंटू स्ट्रेस। कितना एरिया यहाँ पे शेयर हो रहा है, कितना एरिया कट रहा है, तो डायामीटर कितना है, सो वी से d1 इज द डायामीटर। कितनी थिकनेस है, तो वी से t1 इज द थिकनेस। और अल्टीमेट शेयर स्ट्रेस कितना है, जो भी शेयर स्ट्रेस का स्टैंडर्ड शेयर स्ट्रेस वैल्यू है जो भी मटेरियल है उसकी, तो वो है टाउ यू। तो हम लोग लिख देंगे एरिया ऑफ दिस प्लेट, कितना कट हुआ, सर्कुलर पोर्शन में कट होता है, तो पाई इंटू डी इंटू टी। डायामीटर d1 है, थिकनेस t1 है, इसलिए लिखेंगे पाई d1 t1 इंटू शेयर स्ट्रेस du। ये है हमारा शेयर फोर्स। ओके, चलो दूसरा इक्वेशन देखते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या है, तो अब जहां पर ये शेयर फोर्स लगता है और पंच हो जाने के बाद क्या होगी, तो ये जो भी फोर्स है उस फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, अचानक से मैक्सिमम से कहां तक पहुंच जाएगी, मिनिमम तक। नाउ अब हम लेंगे यहाँ पर वर्क डन।
या फिर हम कहते हैं एनर्जी फॉर पंचिंग दी होल। अब तुम लोग यहाँ पे देखो, ये क्या है, तो यहाँ पर कांटेक्ट में आ जाएगा पंच। तो जब कांटेक्ट में आता है तब हम कहते हैं, सपोज ये है हमारे पास फोर्स और ये है थिकनेस। अब यहाँ पर थिकनेस तो क्या होगी, यहाँ पे 0 है क्योंकि सिर्फ टच कर रहा है। फोर्स भी क्या होगा, 0। अब जैसे जैसे फोर्स बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, थिकनेस बढ़ती जाएगी। थ्रू आउट जितनी थिकनेस पे पेनिट्रेट करेगा उस हिसाब से यहाँ पर एक कर्व जनरेट होगा। अब इस कर्व का डायग्राम कौन सा बन रहा है, ट्राइंगल। ट्राइंगल के एरिया क्या होता है, सो हाफ ऑफ दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ठीक है। तो हम कंसिडर करते हैं दिस वैल्यू, तो ये वैल्यू किसकी देते हैं हमें, एफ की, और ये वैल्यू क्या है, थिकनेस टी की। तो हम यहां पर कंसिडर कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट। अब यहां पर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं वर्क डन। तो कितना वर्क डन पंचिंग के लिए रिक्वायर होगा, तो वर्क डन क्या होगा, एनर्जी। एनर्जी क्या होगी, तो एरिया अंडर द कर्व, और एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट कैसे हो रहा है, ट्राइंगल के फॉर्म में। ओके, तो ये है हमारे पास फोर्स और ये है हमारे पास थिकनेस। तो ट्राइंगल के फॉर्म में हमें मिल जाता है एरिया अंडर द कर्व। इतनी एनर्जी हमें रिक्वायर है। अब कितनी एनर्जी सप्लाई हो रही है, तो सप्लाई जो हो रही है वो एनर्जी क्या है, कांस्टेंट। तो हम कहेंगे एनर्जी सप्लाइड दैट इज E2। अब E2 क्या होगी, तो इस E2 को हम लिख सकते हैं E1। अब θ2 इंटू θ2 माइनस θ1 अपॉन 2 पाई, ये एनर्जी क्या है, तो ये है एनर्जी सप्लाइड। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पर बैलेंस एनर्जी कितनी रिक्वायर होगी फॉर द पंचिंग ऑपरेशन, तो ऑब्वियसली ये होगी E1 माइनस E2। पंचिंग ऑपरेशन में हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, विच इज एनर्जी रिक्वायर्ड, माइनस एनर्जी सप्लाई करेंगे तो हमें बैलेंस एनर्जी रिक्वायर फॉर द पंचिंग ऑपरेशन मिल जाएगा। मतलब हमें मिलेगा यहाँ पर डेल्टा E। तो डेल्टा E हम क्या लिखेंगे, E1 माइनस E2। यहाँ पे E1 को कॉमन निकाल देंगे और फाइनल इक्वेशन हमारे पास ऐसा कुछ बनता है 1 माइनस θ2 माइनस θ1 अपॉन 2 पाई। अब यहाँ पर देखते हैं θ2 माइनस θ1 अपॉन 2 पाई मतलब क्या, θ2 माइनस θ1 मतलब थिकनेस T, ये जितना पंच किया वो, और 2 पाई मतलब क्या, मतलब ये जो पिस्टन है या जो पंच है वो कितने स्ट्रोक मूव हुआ, तो वो 2 स्ट्रोक मूव होता है, डाउनवर्ड जाता है फिर अपवर्ड जाता है, पूरा रोटेशन होता है ना सर्कल का, तो होता है 2 स्ट्रोक जितना मूव हुआ। अब एक स्ट्रोक मतलब क्या लिखते हैं हम, डायामीटर, और डायामीटर को क्या लिखा जाएगा, 2 इंटू रेडियस r। इसीलिए यहाँ पर θ2 माइनस θ1 को लिखेंगे t, और 2 पाई को हम लिख सकते हैं 2s या फिर 4r। तो अगर बच्चों तुम्हें मेरा वीडियो ये पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, आपकी कमेंट की बहुत ज़्यादा वैल्यू है मेरे लिए, हर एक छोटी छोटी कमेंट में पढ़ती हूँ, काफ़ी वैल्यू है। अगर कोई डाउट है तो भी मुझे कमेंट करके पूछिए, और अगर पसंद आया है तो उसे लाइक कीजिए, हो सके उतना अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। और बच्चों मैं दूसरे वीडियोज़ भी इसी चैनल पे बना रही हूँ जिसमें उपनिषद के बारे में पढ़ा रही हूँ, बट एग्ज़ाम टाइम खत्म हो जाए उसके बाद तुम लोग उसे भी सुन सकते हो। थैंक यू सो मच।